तुम्हारे इसी रवैये की वजह से ना तुम्हारी बहुएं तुम्हें मुंह नहीं लगाती हैं। आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि कौन मुझे मुंह लगाता है और कौन नहीं लगाता? देख लो अंबर, मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं कितनी तमीज से तुमसे दोस्ती करने आई थी ताकि घर का माहौल खराब ना हो। शुक्र मनाओ। लेकिन नहीं भाई नहीं, तुमने तो ठान रखी है कि तुम अपने बच्चों को सुख का सांस लेने दोगी नहीं। 2 मिनट लगेंगे तुम लोगों को उठा के बाहर फेंकूंगी। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में रहने की इजाजत दी है। अरे चल, बड़ी आई तो तेरा बेटा भी साथ जाएगा। हम गए ना क्योंकि वो मेरी बेटी के बगैर रह नहीं सकता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चला जाए वो भी। जिस तरह की औलाद वो है उससे तो अच्छा था कि मुझे औलाद होती ही ना। तेरे को तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। बड़ी अजीब नाशुक्री औरत है भाई तू। हाँ तो मत लगाओ मुंह। क्यों तुम छल्ला बन के मेरे पीछे आ जाती हो? तुम्हें मैंने बुलाया है यहाँ पे। चल दफा हो जाओ यहाँ से। पागल औरत। शाबिर, ये क्या मुसीबत तुमने हमारे सरों पे लाके खड़ी कर दी है। उफ। राहिम को ही समझाती हूँ। मैं राहिम और मुस्कान को एक नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो मेरे प्यारे भाई? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सब खैरियत है। वो तुम्हें कल के लिए सॉरी कहना था। इट्स कम्प्लीटली ओके आपी। राहिम, छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता। तुमसे एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा क्यों करूँगा, बताएं। राहिम, वो तुम्हारे लिए ना एक लड़की देखी है। इतनी खूबसूरत बातें करती है। वो बहुत खास है राहिम, बहुत बावकार, बाशऊर, बहुत ही खूबसूरत है। जानते हो, जब मैंने तुम्हारे बारे में से बताया तो उसकी आंखों से एहतराम झलक रहा था। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या पूछा? कोई और लड़की होती तो 100 सवाल पूछती। क्या आपके भाई दिल के नरम है? राहिम, मैंने उसे जवाब दिया कि मेरे भाई को अगर किसी का दिल भी तोड़ना हो ना तो वो सबसे पहले अपना तोड़ेगा। बाज़ औक़ात जो खुशी आपको खुद से नहीं मिलती ना, वो किसी और के तवज्जुह से आपके पास पहुंच जाती है। और मुझे लगता है कि ये लड़की ही वो रास्ता है। आपी, मैंने आपको पहले भी बताया है ना यार। राहिम, तुमने कहा था तुम गुस्सा नहीं करोगे। तुम एक दफा लड़की देख तो लो। ठीक है, मैं आपी, फिर भेज रही हूँ। एक दफा देख के बताओ कैसी है लड़की वो। मैं बहुत बिजी हूँ और आसिफ भाई। जी। आसिफ भाई, ये आपकी सैलरी शुक्रिया। और ये आपके खाने के पैसे। अच्छा। आसिफ भाई, एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप ये नौकरी छोड़ दें। मैं चाह रहा था कि आप अपने कारोबार को एस्टेब्लिश करें, खाने के कारोबार को। क्यों, मेरे काम से कोई शिकायत है आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिछली मार्केट से अभी 2 लड़के आए थे आपके खाने का पूछने के लिए। अगर आप वो कारोबार शुरू करेंगे
तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। खलूस का आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया भाई। कारोबार के लिए तो पैसा चाहिए होता है, लेकिन आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। आंटी आप तैयार है ना जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए महक? आपने ही तो कहा था कि आज हमने आमिल बाबा के पास जाना है। हाय, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं तो कब से तैयार हूँ। पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी वो मैंने कुछ पैसों का अरेंज कर लिया था। महक देखो, तुम्हारी सांस से हमें छुप के जाना पड़ेगा। तुम तो जानती हो ना। और उसकी माँ ने जादू के टोटकों और टोटों पर लगा रखा था। महक मोहब्बत की अंधी तलाश में उनके हाथों इस्तेमाल हो रही थी। एक दिन जब वो इसी तरह किसी काला अमल वाले काम में लगी हुई थी, उसी वक्त आसिफ साहब वहां आ निकले। महक सहम गई। आसिफ साहब ने हैरत और गुस्से के मिले जले अंदाज में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो महक? महक ने घबराकर कई बहाने बनाने की कोशिश की। कभी कहती कि सफाई कर रही थी, कभी कहती कि ये सब महनूर की चीजें हैं, मगर आसिफ साहब के दिल में अब सख्त शक बैठ चुका था। उनकी आंखों में सवालों की आग भड़क रही थी, जबकि महक अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। दूसरी जानिब ईमान जब एक दिन दफ्तर जा रही थी तो रास्ते में अचानक शामिर ने उसे देख लिया। वो फौरन उसकी गाड़ी के आगे आया और बोला, ईमान प्लीज एक मिनट, बस एक बात। ईमान ने उसकी बात काट दी, उसको सख्त नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा, मेरी जिंदगी से निकल जाओ शामिर, तुमसे कोई बात नहीं करनी, दोबारा मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। शामिर की आंखों में शर्मिंदगी, बेबसी और टूटा हुआ गुरूर सब बेक वक्त नजर आ रहा था। जबकि ईमान अपने कदम मजबूती से जमाए वहां से चली गई, मगर दिल की धड़कन अभी तक बेतरतीब थी। महल के ड्राइंग रूम में अभी तक ईमान के अल्फाज की गूंज बाकी थी। उसके अब्बू कुर्सी पर बैठे सर थामे सोच रहे थे कि आखिर कब और कैसे बात उस नहज पर आ गई। ईमान की आवाज में जो टूट फूट थी वो उनके दिल को चीर रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ईमान के कदमों की चाप अभी भी घर की दीवारों में लर्जिश पैदा कर रही थी, जैसे वो हर दर वो दीवार से चीख कर पूछ रही हो कि आखिर कसूर किसका है। दूसरी तरफ महक की हालत काबिल रहम थी। महनूर और उसकी माँ ने उसे मोहब्बत और रिश्तों के लालच में ऐसा जाल बिना दिया था कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है। वो एक तरफ आसिफ की मोहब्बत जीतने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ जादू टूने के चक्र में फंस चुकी थी। इस दिन जब आसिफ साहिबा चौक कमरे में आए तो महक के हाथ से काली मिट्टी, नमक और तेल की बोतल जमीन पर गिर गई। एक लम्हे के लिए कमरे की फजा भरपूर खामोशी में डूब गई। आसिफ साहब की आंखों में हैरत, गुस्सा और बेयकीनी सब कुछ वाज़ेह दिख रहा था। महक, ये सब क्या है? इनकी आवाज में वो लर्जिश थी जो सब कुछ जानकर भी यकीन न आने की हालत में होती है। महक का दिल जैसे सीने में डूब गया। वो रोहनसी होकर बोली, वो आसिफ साहब, मैं तो सफाई कर रही थी, छोट मत बोलो। आसिफ ने जोर से कहा, ये सब साफ सफाई की चीजें नहीं होती। क्या तुम वाकई समझती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं? महक का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उसने महनूर का नाम लेने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि सच बोलेगी तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। उसके आंसू बहने लगे और वो कपकपाते हुए बोली, मैं बस आपको खोना नहीं चाहती थी। आसिफ का चेहरा मजीद संजीदा हो गया। मुझे खोना? महक, मोहब्बत कभी टोटकों से नहीं मिलती। इधर ईमान की कहानी एक और मोड़ ले रही थी। जब वो दफ्तर जा रही थी तो सड़क पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा था। इस भीड़ में अचानक शामिर उसकी गाड़ी के सामने आ गया। उसके चेहरे पर इत्तराब और आंखों में अल्तजा थी। वो हाथ उठाकर बोला, ईमान बस एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने वो सब महक के कमरे में फैली हुई बदबू और टोटकों का सामान अभी तक आसिफ साहब के जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो चुपचाप कमरे से निकल गए, मगर उनके कदमों की रफ्तार इनके अंदर के तूफान की गवाही दे रही थी। महक दरवाजे के पास खड़ी आंसू पूंछती रही, लेकिन वो जानती थी कि ये आंसू अब बहुत देर से बह रहे थे और शायद बहुत देर के बाद बह रहे थे। नीचे हाल में पहुंचकर आसिफ साहब की नजर महनूर और उसकी मां पर पड़ी। दोनों अपनी मसनूई मुस्कुराहटों के साथ चाय का कप लिए
बैठी थीं, जैसे उन्हें किसी तूफान की कोई खबर ना हो। महनूर, आसिफ साहिब ने सख्त लहजे में पुकारा। महनूर चौंक कर खड़ी हो गई। जी आसिफ भाई, ये सब जो महक के साथ हो रहा है उसका असल जिम्मेदार कौन है? महनूर की माँ ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। आसिफ बेटा, ये सब तो महक की अपनी। खामोश। आसिफ साहिब की गुर्ज ने पूरे हाल की फजा बदल दी। मैं सब जानता हूं, जो भी खेल चल रहा है खत्म करो अभी के अभी। महनूर और उसकी माँ के चेहरों से रंग उतर गया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मामला हाथ से निकल चुका है। इधर महक ऊपर अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। आसिफ की हर बात उसके दिल में खंजर की तरह लग रही थी। वो वहीं बैठ गई, घुटनों को अपने सीने से लगाए। उसे पहली बार एहसास हवा के गलत रास्ते पर चलकर वो खुद भी गुमराह हो गई थी। शामिर दूसरी तरफ सड़क के किनारे खड़ा था। ईमान की बेइज्जती से उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे उस तरह धत्कार देगी। वो खुद से आहिस्ता से बोला, काश तुम्हें जानती ईमान कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, मुझे खुद छोड़ दिया गया था। लेकिन ये बातें शीशे के पीछे बैठे ईमान तक नहीं पहुंची थी। ईमान गाड़ी चलाते हुए बार बार अपनी अंगुलियों की लर्जिश महसूस कर रही थी। जितना वो गुस्सा दिखाती थी, अंदर से वो उतनी ही टूट रही थी। उसकी आंखों के किनारों पर नमी तैर रही थी, मगर वो अपने आप को मजबूत जाहिर करने की कोशिश में थी। मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? वो खुद से बड़बड़ाए। मैंने तो सब खत्म कर दिया था, फिर दिल क्यों कांप रहा है? ईमान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। उसने एक लंबी सांस ली, मगर दिल की धड़कन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई उसे रोक ले, कोई उसे ये बता दे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद को तनहा महसूस कर रही थी। घर वापस पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? ईमान ने फौरन मुस्कुराहट ओढ़ ली। हाँ अम्मी, सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे वो तूफान साफ छुपा हवा था जो वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी रात शामिर अपने कमरे में बैठा था। उसने अपना फोन उठाया, ईमान का नंबर खोला, मगर कॉल नहीं की। वो अब बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसके बारे में यह फैसला नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में एक इज्म था, मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा चाहे जो भी हो। दूसरी जानिब आसिफ साहब देर रात तक सोए नहीं। वो खिड़की के पास खड़े बाहर देखते रहे। मोहब्बत इत्तेमाद से बनती है, डर से नहीं। ये कहते हुए उनकी आंखें भीग गईं। महक को शायद ये बात समझने में अभी वक्त लगेगा। ऊपर महक अब भी जाग रही थी। उसके सामने जादू टूने का सामान एक थप्पड़ की तरह पड़ा था। याद दिला रहा था कि वो अपनी असल से कितनी दूर जा चुकी है। मुझे अब सब ठीक करना होगा, उसने आहिस्ता से कहा, वरना मैं सब खो दूंगी। रात गहरी होती जा रही थी, मगर महल के हर हिस्से में बेचैनी फैली हुई थी, जैसे हवा भी किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। महक अपने कमरे में बंद थी। मुसलसल रोते हुए उसकी आंखें सोच गई थीं। उसके सामने वो तमाम गलत फैसले, धोखे और कमजोरियां एक फिल्म की तरह बार बार चल रही थीं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? उसकी सस्कियां खामोश कमरे में गूंजती जा रही थीं। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। महक चौंक कर उठ बैठी। दरवाजा खुला तो सामने आसिफ साहब खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर एक भारी संजीदगी थी जिसने महक की सांसें रोक दें। बैठो, हमें बात करनी है। आसिफ के लहजे में अजीब ठहराव था, लेकिन वो ठहराव किसी फैसला कुन मूड का ऐलान कर रहा था। महक लरजते कदमों से बैठी। आसिफ ने गहरी सांस लेकर बात शुरू की। महक, मैंने आज जिस हालत में तुम्हें देखा वो मोहब्बत नहीं थी, वो खौफ था, कमजोरी थी और दूसरे लोगों का असर था। महक के होंठ कपकपाने लगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। आसिफ ने अपनी नजरें झुका ली। मोहब्बत खोने से नहीं मिलती और जादू टूने से तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो तो तुम मेरे पास सच्चाई के साथ रहकर भी मुझे पा सकती थी। महक के आंसू इसके हाथों पर टपकते रहे। मैं गलत थी, मैं जानती हूं, वो रूहान सी आवाज में बोली। आसिफ ने सख्त मगर हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं तुम्हारे फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सोचो कि तुम क्या बन रही हो और किस तरफ जा रही हो। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। कल हम फिर बात करेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं अपने दिल के साथ धोखा नहीं कर सकता। दरवाजा बंद हुआ तो महक की दुनिया जैसे फिर से टूट गई। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? नीचे महनूर और उसकी माँ बैठे थीं। आसिफ का लहजा और रवैया देखकर वो दोनों अंदर ही अंदर खौफजदा थीं। महनूर की माँ ने गुस्से से दानत भेजे।
ये सब इस लड़की की कम अक्ली ने खराब किया। हमने तो उसे समझाया था कि होशियारी से काम ले। महनूर ने झुंझला कर कहा, हमें आसिफ भाई सब जान गए हैं, अब अगला कदम क्या होगा? उसकी माँ ने आंखें तंग करते हुए कहा, बेटी इस घर में जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमें बस एक नए तरीके से खेलना होगा। महनूर ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में खौफ बेचैनी की तरह बैठ चुका था। उधर शामिर इस रात सो न सका। वो बार बार ऐमन और उसके गुस्से भरे चेहरे को याद करता रहा। मैंने उसे कैसे खो दिया? वो खुद से सवाल करता रहा। उसने सोचा कि अगली सुबह वो ईमान से मिलेगा, मगर ये मिलना अब उसके लिए आसान नहीं था। वो जानता था कि ऐमान का इतिमाद टूट चुका है और उसे दोबारा जीतना एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन उसका दिल हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐमान मेरी है और मैं उसे अपने दिल की सच्चाई बताए बगैर नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ईमान अपने बस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, मगर दिल पूरी रात जागता रहा। वो मुसलसल शामिर के अल्फाज, इसकी नजरें उसकी बेबसी याद कर रही थी। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे तो उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दर्द क्यों है? उसे याद आया कि शामिर कभी भी उसके सामने इतना बेबस नहीं हुआ था। आज उसके चेहरे पर सच्ची पछतावे की लकीर थी। ये बात ईमान के दिल को चुभने लगी। बेह का पहला इजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी लर्जने लगी, जैसे सभी किसी उन्होंने के इंतजार में हो। महल के सहन में दरख्तों की पत्तियां हल्की हवा से सड़सड़ा रही थीं, लेकिन यह सड़सड़ाहट भी घर में फैले बोझ को कम नहीं कर रही थी। महक की सुबह, फिर एक करबनाक आगाज। रात भर जागने के बाद महक फजर के वक्त ही उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखों के गर्द गहरे स्याह हल्के थे। आईने में अपना चेहरा देखते हुए उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ अपना आप नहीं, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत, अपनी सच्चाई सब कुछ खो चुकी है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जादू टोने का रास्ता अख्तियार करते हुए वो अपनी असल शख्सियत से कितनी दूर चली गई थी। मैंने आसिफ की आंखों में खुद को डूबता हुआ देखा था। ये सोच उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। उसने पानी से चेहरा धोया, डोबटा लिया और नीचे जाने से पहले एक लम्हे को दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। आया अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे आसिफ साहब खामोश मगर फैसलाकुन। आसिफ साहब नाश्ता मेज पर बैठे थे, लेकिन खाने को हाथ ही नहीं लगा रहे थे। इनके सामने रखा चाय का कप ठंडा हो चुका था। वो एक दूसरे ही जहान में गुम थे। इनकी नजरों में दर्द भी था, गुस्सा भी, और एक अजीब सा एतमाद टूटने का एहसास भी। मैं अब तक चाय के बगैर नहीं चलती, उन्होंने खुद से कहा, और मैं झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं रख सकता। उसी लम्हे महक धीरे से आकर उनके सामने खड़ी हो गई। आसिफ, मैंने सोचा है कि मैं आज ही इन सब चीज़ों से जान छुड़ा लूंगी। मैं महनूर की माँ के पास भी नहीं जाऊंगी। मैं सब खत्म कर दूंगी। आसिफ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं मगर एक थकावट थी। महक, ये फैसला मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पहचानो। महक के आंसू फिर बह निकले। मैं वाकई बदलना चाहती हूं, मगर अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो। आसिफ ने गहरी सांस ली। तुम्हारा बदलना इस बात की जमानत है कि मैं दोबारा सोचूंगा, लेकिन फौरी फैसला मैं नहीं कर सकता। यह जुमला महक के दिल पर जैसे चाकू की धार था, मगर उसने सिर हिला दिया। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं अब वो महक नहीं रही। महनूर और उसकी माँ नई साजिश की बुनियाद। इसी वक्त लाउंज में बैठे महनूर और उसकी माँ सब कुछ सुन रही थीं। महनूर की माँ ने आंखें सकीड़ कर अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटी, ये लड़की अगर सीधे रास्ते पर आ गई ना तो ये हमारे लिए नुकसान है। आसिफ को उसके अंदर की ये मजलूमदा बहुत जल्द पगला देगी। महनूर ने परेशानी से होंठ चबाकर कहा, अम्मी, आसिफ भाई अगर उसे माफ कर गए तो हम बेकार हो जाएंगे। उसकी माँ के चेहरे पर धीरे से एक मुकार मुस्कुराहट आई। फुक्र न करो, अब हमें महक को नहीं आसिफ को निशाना बनाना होगा। मर्द हमेशा अपनी कमजोरी से पकड़ा जाता है और आसिफ की कमजोरी उसका गलत वक्त पर काट का ईमान है। महनूर चौंक कर बोली, अम्मी, अब क्या करने का इरादा है? वही जो हमेशा से औरतें करती आई हैं, नरमी, मासूमियत और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल। महनूर ने सिर हिलाया। इस खेल में अब वो दोनों मजीद खतरनाक होने वाली थीं। उधर ईमान वो जज्बात की जंग में कैद
ईमान ने सुबह आंख खोली तो थिकन इसकी रोह तक इतरी हुई थी। वो आज दफ्तर जाने के मूड में नहीं थी, मगर खुद को मजबूर करके तैयार होने लगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में शामिर के लिए शामिर ईमान के सामने उस तरह खड़ा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक धागे से बंधी हो, और यह धागा अब ईमान के हाथ में है। सुबह का वक्त था, दफ्तर के बाहर हल्की सी धूप पड़ रही थी, मगर दोनों के दरमियान खड़ी खामोशी उस धूप को भी फीका कर रही थी। ईमान ने एक सर्द सांस भरी। शामिर, तुम ये समझ क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया है, खत्म कर दिया है। तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं रही मेरे दिल में। शामिर के दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। ईमान, तुम जितनी मर्जी सख्त हो जाओ, मेरे लिए तुम वही हो, वही जिसके बगैर मैं अधूरा हूं। अगर एक बार सुन लो ना, शायद बात समझ आ जाए। ईमान ने आंखें स्कीड़ कर उसे देखा। मेरी जिंदगी में अब शायद ही कोई जगह बची हो तुम्हारे लिए। तुम देर से आए हो, बहुत देर से। शामिर ने धीरे से कहा। देर से आया हूं, मगर आया तो हूं, ये भी कम नहीं। ये जुमला ईमान के दिल में एक पल के लिए लर्जिश पैदा कर गया। उसने नजरें चरा ले। मैं देर हो रही हूं, हटू सामने से, वो सख्त लहजे में बोले। लेकिन शामिर आज हटने वाला नहीं था। ठीक है, जा रही हो, मगर वादा करो आज शाम सिर्फ 5 मिनट दोगी मुझे। 5 मिनट, बस 5। फिर तुम जो फैसला करोगी मैं उसे मान लूंगा। ईमान चौंक गए। उसने अंदाजा किया कि आज शामिर इस शख्स की तरह नहीं आया जो बहाने से बात करना चाहता हो, बल्कि उसकी तरह आया था जो सब कुछ खोने के बाद भी खड़ा है। 5 मिनट, ईमान ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे खुद सोच रही हो कि यह पंजा किस तरफ ले जाएगा। हाँ, 5 मिनट, शामिर ने नरमी से कहा। अगर मैं गलत निकला तो हमेशा के लिए जिंदगी से चला जाऊंगा। ईमान ने अपना दिल मजबूत किया। ठीक है, आज शाम, बस इतना ही। शामिर के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण भरी, मगर वो खामोश रहा। ईमान गाड़ी बढ़ाकर दफ्तर के अंदर चली गई, मगर उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। उधर महल में नई आंधी का आगाज। मोहर और उसकी माँ नहायत खामोशी से हाल में बैठी थीं। दोनों के दरमियान एक गहरी साजिश पल रही थी। मोहर की माँ ने चाय रखते हुए कहा, बेटी, अब असल खेल शुरू होगा। महक अगर वाकई सीधी राह पर चलने लगी है तो आसिफ जरूर उस पर दोबारा भरोसा करेगा। हमें यह होने नहीं देना। मोहर के चेहरे पर परेशानी साफ थी। आमी, लेकिन आसिफ भाई सख्त मिजाज हैं, वो जल्दी फंसने वाले नहीं। उसकी माँ तंजिया मुस्कुराई। मर्द सख्त होते हैं, मगर इतने भी नहीं। उनके दिल में बात डालने के लिए सर्व सही जाविया चाहिए। मोहर ने हैरानी से पूछा। हाँ, आसिफ का जाविया है एहसास जिम्मेदारी। वो जिसे कमजोर समझता है उसके लिए नरम पड़ जाता है। हम उसे यह महसूस करवाएंगे कि महक सिर्फ एक किरदार नहीं, एक बोझ है। मोहर की आंखें चमक उठीं। तो आप चाहती हैं कि आसिफ भाई महक की तब्दीली को ड्रामा समझें? बिल्कुल, उसकी मां ने सिर हिलाते हुए कहा। एक ऐसा मौके पैदा करेंगे जहां महक के बदलने की कोशिशें झोट लगे और आसिफ का दिल मजीद दौड़ चला जाए। मोहर ने इत्मीनान की सांस ली। अमी, आप वाकई अक्ल रखती हैं। मां ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। इस दुनिया में सीधी औरतें जीतती नहीं, चालाक जीतती हैं। फेंकिंग खामोश तब्दीली की रोशनी। महक इस दौरान अपने कमरे में कुरान खोले बैठी थी। उसका चेहरा सुकून से खाली, मगर आंखों में एक नई रोशनी थी। मैंने गलत रास्ता चुना था, अब मुझे खुद को माफ करवाना है, उसने जोर से। अगले ही दिन घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। महक के रवैये में जो अजीब सी घबराहट और उलझन बढ़ती जा रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी निगाहों में आने लगी थी। वो छोटे छोटे बहाने बनाकर कभी कमरे में छिप जाती, कभी सहन में अधूरी रसूमात करने लगती, और कभी अपनी ही बातों में उलझ जाती। महनूर और उसकी मां उस पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि वो इनके बताए हुए अमल मुकम्मल करे, वरना वो सब सख्त नताइज याद दिलाते हैं जिनसे महक पहले ही खौफजदा थी। इस खौफ की वजह से वो उनके काबू में आ चुकी थी। मगर अब मसला ये था कि आसिफ साहब उसे बार बार गलत वक्त पर देख लेते थे। कभी वो नमक हाथ में लिए किसी कोने में पड़ती मिलती, कभी आंचल में बंधी कोई चीज चोरी छपे दफन करती हुई दिख जाती। आसिफ साहब को इन सब बातों में कोई रूहानी भलाई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उन्हें महसूस हो रहा था कि महक किसी खतरनाक चक्र में फंस चुकी है। इस दिन जब वो उसे तीसरे मर्तबा किसी मशकूक हरकत में देखते हैं
तो वो जब्त खो बैठते हैं। वो महक का बाजू पकड़कर सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या कर रही हो तुम? आखिर ये सब है क्या? महक की आंखों में एक लम्हे को खौफ चमकता है। वो हड़बड़ाकर झूठ खड़ने लगती है। कभी कहती है कि बस सफाई कर रही थी, कभी मौसम का बहाना बनाती है, कभी कहती है कि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर आसिफ साहब पहले ही सब कुछ समझ चुके थे। उनके लहजे में सख्त तंज और आंखों में बेआत्मादी आ चुकी थी। इस घर में एक तरफ ये हंगामा जारी था तो दूसरी तरफ ईमा की जिंदगी भी नए मोड़ ले रही थी। वो अपनी तवज्जो सिर्फ काम पर रखना चाहती थी, मगर मुकद्दर जैसे हर रोज कोई नया इम्तिहान रख देता था। इस दिन जब वो दफ्तर की तरफ जा रही थी, उसे रास्ते में अचानक शामिर नजर आ जाता है। शामिर फौरन गाड़ी रोक कर उतरता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके लहजे में पछतावा भी था और बेचैनी भी, जैसे वो किसी तरह ईमा को अपनी सफाई देना चाहता हो। मगर ईमा का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो रके बगैर उसे सख्त लहजे में टोकती है, शामिर, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है और मेरे पास सुनने का कोई वक्त नहीं। शामिर एक कदम आगे बढ़कर कुछ कहता है, लेकिन ईमा उसे इतनी इज्जत से महरूम करके धत्कारती है कि वो सड़क पर खड़ा रह जाता है और ईमा सीधे आगे बढ़ जाती है। यूं दोनों घरों की दोनों लड़कियां मुख्तलिफ रास्तों में उलझी हुई, मगर अंदर से एक जैसा दर्द छुपाकर जिंदगी के अगले मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। महक के रवैये में जो अजीब सी घबराहट और उलझन बढ़ती जा रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी निगाहों में आने लगी थी। वो छोटे छोटे बहाने बनाकर कभी कमरे में छिप जाती, कभी सहन में अधूरी रसूमात करने लगती और कभी अपनी ही बातों में उलझ जाती। महनूर और उसकी माँ उस पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि वो इनके बताए हुए अमल मुकम्मल करे, वरना वो सब सख्त नताइज याद दिलाते हैं जिनसे महक पहले ही खौफजदा थी। इस खौफ की वजह से वो उनके काबू में आ चुकी थी। मगर अब मसला ये था कि आसिफ साहब उसे बार बार गलत वक्त पर देख लेते थे। कभी वो नमक हाथ में लिए किसी कोने में पड़ती मिलती, कभी आंचल में बंधी कोई चीज चोरी छपे दफन करती हुई दिख जाती। आसिफ साहब को इन सब बातों में कोई रूहानी भलाई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उन्हें महसूस हो रहा था कि महक किसी खतरनाक चक्र में फंस चुकी है। इस दिन जब वो उसे तीसरे मर्तबा किसी मशकूक हरकत में देखते हैं तो वो जब्त खो बैठते हैं। वो महक का बाजू पकड़कर सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या कर रही हो तुम? आखिर ये सब है क्या? महक की आंखों में एक लम्हे को खौफ चमकता है। वो हड़बड़ाकर झूठ खड़ने लगती है। कभी कहती है कि बस सफाई कर रही थी, कभी मौसम का बहाना बनाती है, कभी कहती है कि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर आसिफ साहब पहले ही सब कुछ समझ चुके थे। उनके लहजे में सख्त तंज और आंखों में बेआत्मादी आ चुकी थी। इस घर में एक तरफ ये हंगामा जारी था तो दूसरी तरफ ईमा की जिंदगी भी नए मोड़ ले रही थी। वो अपनी तवज्जो सिर्फ काम पर रखना चाहती थी, मगर मुकद्दर जैसे हर रोज कोई नया इम्तिहान रख देता था। इस दिन जब वो दफ्तर की तरफ जा रही थी, उसे रास्ते में अचानक शामिर नजर आ जाता है। शामिर फौरन गाड़ी रोक कर उतरता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके लहजे में पछतावा भी था और बेचैनी भी, जैसे वो किसी तरह ईमा को अपनी सफाई देना चाहता हो। मगर ईमा का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो रके बगैर उसे सख्त लहजे में टोकती है, शामिर, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है और मेरे पास सुनने का कोई वक्त नहीं। शामिर एक कदम आगे बढ़कर कुछ कहता है, लेकिन ईमा उसे इतनी इज्जत से महरूम करके धत्कारती है कि वो सड़क पर खड़ा रह जाता है और ईमा सीधे आगे बढ़ जाती है। यूं दोनों घरों की दोनों लड़कियां मुख्तलिफ रास्तों में उलझी हुई, मगर अंदर से एक जैसा दर्द छुपाकर जिंदगी के अगले मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही थी। इसी रात सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। महक के दिल में एक ही वक्त में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी की लहर उठती है। आसिफ साहिब के तेज लहजे और शिकौक ने उसकी बाकी मानदा हिम्मत भी तोड़ दी थी। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हाथ से निकल गया। महनूर और उसकी माँ ने उसे तस्बीह, पानी, नमक और अजीब व गरीब तावीज़ों के नाम पर जो कुछ करवाया था, वो अब उसके गले का फंदा बनता जा रहा था। वो जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो न सिर्फ आसिफ साहब का इत्मीनान टूटेगा, बल्कि घर भर में एक तूफान आ खड़ा होगा। उधर महनूर अपनी माँ के साथ बैठकर अगला कदम सोच रही थी।
उन्हें डर था कि कहीं महक कमजोर पढ़कर सब कुछ अगल न दे, इसीलिए महनूर की माँ अगले दिन महक को मजीद डराने का फैसला कर लेती है। वो उसे कहती है कि अगर उसने अमल अधूरा छोड़ा या किसी को कुछ बताया तो उसका नुकसान सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके घर वाले भी भुगतेंगे। ये धमकी सुनकर महक का दिल और ज्यादा लरजने लगता है और वो मजीद उनके काबू में आ जाती है। दूसरी जानिब शामिर ईमा के रवैये से अनट ही अंदर टूटता जा रहा था। वो सारा दिन बेचैन रहा, यहां तक कि दफ्तर में भी उसे सुकून न मिला। बार बार ईमा की वो सरद आवाज उसके कानों में गूंजती रही। शामिर चाहता था कि किसी तरह उसे अपनी मजबूरी, अपनी गलतियां और अपनी तकलीफ समझा सके, मगर ईमा अब किसी भी वजाहत से आगे निकल चुकी थी। वो खुद से ये अहद कर चुकी थी कि अब उसे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। वो अगली सुबह ईमा जब तैयार होकर घर से निकलती है तो उसकी माँ उसकी नजरों में छुपी थकन और दिल की बेकरारी फौरन भानप लेती है। वो नरमी से पूछती है कि सब खैर है, मगर ईमा मुस्कुराकर टाल देती है। दरअसल वो नहीं चाहती कि घर वाले उसके दिल की टूट फूट से वाकिफ हों। वो चाहती है कि जिंदगी के ये कड़वे प्याले वो खुद ही पी ले। मदर ईमा सिर्फ आह भरती रह जाती है। उसे मालूम है कि बेटी के चेहरे पर यह खामोशी कोई मामूली बात नहीं। इधर घर में महक के साथ एक और सूरत-हाल बन रही थी। दोपहर के वक्त जब वो किचन में पानी लेने आती है, आसिफ साहब दोबारा उसे गौर से देखते हैं। इनकी आंखों में अब शक नहीं बल्कि किसी गहरे खौफ की झलक भी शामिल हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद महक किसी गलत आदमी के बहकावे में आ गई है। वो सोचते हैं कि क्या इस मामले में किसी बड़े शख्स को एतमाद में लेना चाहिए या पहले महक को खुलकर बात करने का मौका देना चाहिए। उसी किशमकिश में वो महक को आवाज देते हैं। महक का दिल फिर धक से रह जाता है। आसिफ साहब उसे पास बिठाकर नरम लहजे में कहते हैं, महक अगर कुछ है, कोई मसला, कोई दबाव तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जुमला सुनकर महक के दिल में एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे कोई गरा खुल गई हो, मगर फौरी उस धमकी की याद आती है जो महनूर और उसकी मां ने दी थी। वो हचकचाते हुए कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आसिफ साहब खामोश रह जाते हैं। इनके दिल में बेचैनी और बढ़ जाती है। यूं कहानी में हर किरदार अपनी अपनी आग में जल रहा था। कोई खौफ में, कोई पछतावे में, कोई बेबस मोहब्बत में और कोई छिपे हुए राजों में। चीजें अब उस मकाम की तरफ बढ़ रही थीं जहां एक सच बहुत जल्द सारे रिश्तों को और ज्यादा हिलाकर रख देने वाला था। अगले चंद दिनों में खतरनाक करोट लेने लगते हैं। महक के अंदर का खौफ अब इस हद तक बढ़ चुका था कि वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उसकी आंखों के गर्द हल्के पड़ गए थे, चेहरा जर्द हो चुका था और मामूली सी आवाज पर भी चौंक जाती थी। महनूर और उसकी मां मुसलसल इस पर निगरानी रखती थीं। कभी फोन करके पूछते कि अमल पूरा हुआ या नहीं, कभी अचानक घर आ धमते और कभी उसे वहम में मुब्तला करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते कि अगर उसने कुछ बगाड़ा तो सबसे पहले उसके अपने घर में नुकसान होगा। यह खौफ महक को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो न खुद को संभाल पा रही थी, न आसिफ साहब को सच बताने की हिम्मत कर पा रही थी। आसिफ साहब उसके बदलते रवैये को देखकर इस कदर परेशान रहने लगे कि रात भर गहरी सोचों में डूबे रहते। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि महक किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसे किस तरफ से दबाव है। एक दिन दोपहर के वक्त आसिफ साहब जब घर लौटते हैं तो वो महक को सहन में बैठे हुए देखते हैं। वो तो एक छोटी सी डोबी हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही होती है। आसिफ साहब के कदम रख जाते हैं। वो कुछ देर उसे देखते रहते हैं, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं और डंडी उसके हाथ से ले लेते हैं। ये क्या है? इनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक खौफजदा बाप जैसी बेकरारी थी। महक घबरा कर डब्बी छीनने की कोशिश करती है, मगर वो उसे रोक लेते हैं। वो डब्बी खोल कर देखते हैं तो अंदर कुछ अजीब व गरीब तावीद और सफूफ जैसी चीजें होती हैं। आसिफ साहब के चेहरे पर एक लम्हे को गहरी मायूसी छा जाती है। महक, ये सब किसने दिया तुम्हें? महक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर जबान साकत रहती है। इधर दूसरी तरफ ईमा की जिंदगी भी खामोशी के साथ एक नए महाज पर पहुंच रही थी। शामिर की मुसलसल कोशिशों के बावजूद वो उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। शामिर को एहसास होने लगा था कि इस बार बात वाकई हाथ से निकल चुकी है।
वो बार बार सोचता कि अगर वो उससे मिलकर साफ साफ बात कर ले तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, मगर हर बार ईमा उससे मुन मोड़ लेती। एक शाम जब ईमा दफ्तर से वापस आ रही थी, उसकी सहेली समन ने उससे पूछा, ईमा तुम ठीक हो? पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। ईमा पहली बार किसी के सामने कमजोर पड़ती है। खामोशी उसके होंठों पर चिम जाती है। वो सामने से कुछ छिपाना नहीं चाहती, मगर जबान गोया बोझल हो जाती है। बस दिल के कुछ मामलात हैं जिनका ना कोई हल है ना कोई नाम। वो धीमी आवाज में कहती है। समन उसे तसली देती है, मगर ईमा जानती थी कि कभी कभी कुछ जख्म सिर्फ वक्त ही भरता है, और वक्त भी तब जब दिल खुद इजाजत दे। घर लौटते ही ईमा की माँ उसके चेहरे पर थकन और आंखों में नमी देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर ईमा हर बार की तरह मुस्कुराकर बात बदल देती है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो टूटा हुआ दिल था वो सिर्फ ईमा ही जानती थी। इधर महक के घर में एक भारी खामोशी छा चुकी थी। आसिफ साहब के हाथ से वो डबी गिरकर जमीन पर बिखर जाती है और दोनों चंद लम्हे उस अजीब मंजर को देखते रहते हैं। आसिफ साहब एक बार फिर कहते हैं, महक मुझे बताओ, ये सब किसने कराया? तुम किसके हाथों इस्तेमाल हो रही हो? ये वो लम्हा था जब महक के सब्र का घड़ा लबरेज हो रहा था। उसके लब कांपने लगे, आंसू तेजी से बहने लगे। वो सच बताना चाहती थी, दिल के सारे बोझ उतार देना चाहती थी, मगर महनूर और उसी रात खामोशी के पर्दों के पीछे बहुत कुछ टूट रहा था। महक के दिल में गुलट खौफ और बेबसी का ऐसा तूफान उठा कि वो पूरी रात आंख नहीं झपक सकी। कभी वो खिड़की के पास जाकर पहरों बाहर देखती रहती, कभी कमरे में चक्कर काटती और कभी बेड पर बैठकर अपने हाथ चूमने लगती, जैसे खुद को किसी आफत से बचाने की कोशिश कर रही हो। सुबह के करीब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा गम से बोझल और सांसें बेतरतीब थीं, मगर उसके पास अब भी आसिफ साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुबह नाश्ते की मेज पर फजा अजीब हद तक बोझल थी। आसिफ साहब बार बार महक की तरफ देखते, मगर एक लफ्ज भी नहीं बोलते थे। उनकी खामोशी, इनका फिक्रमंद चेहरा, इनकी आंखों में उठका हुआ सवाल, सब कुछ महक के दिल को और ज्यादा स्कीड़ रहा था। वो घबरा कर उठी तो उसके हाथ कांप रहे थे। आसिफ साहब ने उसे बुलाया, मगर उसने बहाना बनाकर कमरे का रुख कर लिया। महनूर और उसकी माँ को जब खबर मिली कि आसिफ साहब को कुछ शक हो चुका है, तो वो फौरन घबरा उठे। वो इसी दोपहर महक के पास पहुंच गए। महनूर ने दरवाजा बंद करने के बाद महक को सख्त लहजे में कहा, तुमने क्या बताया है आसिफ को? कहीं जबान खुल तो नहीं गई? महक ने नफी में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में खौफ की नमी बता रही थी कि वो अब ज्यादा देर तक इस सब को अपने अंदर दबाए नहीं रख सकती। महनूर की मां ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ा। देखो महक, अगर तुमने मन खोला तो तुम्हारी जिंदगी तो खराब होगी ही, मगर हम भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, तुम्हारे घर वालों की खैर उसी में है कि तुम ये अमल मुकम्मल करो, वरना नुकसान सबको होगा। ये सुनते ही महक के वजूद से जैसे जान निकल गई। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गए। महनूर और उसकी मां ने उसे जबरन चुप कराया और मजीद सख्त हदायत देकर वहां से चल पड़े, मगर जाते जाते वो इस के दिल में खौफ की गिरह और मजबूत कर गए। इधर ईमा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। शामिर ने फैसला कर लिया कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। वो इस बार ईमा के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक खत था, ऐसा खत जिसमें इसने अपनी तमाम गलतियां, तमाम मजबूरियों और दिल की सच्ची बातें लिख डाली थीं। ईमा घर से बाहर निकली तो इसने शामिर को दरवाजे के सामने